नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये भारत नेपाल के बीच जो बाढ़ आती है, जो नदी प्रवाहित होती है उनके कारण जो बाढ़ आती है उस बाढ़ प्रबंधन के बारे में बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये आज हम बात करेंगे इस आर्टिकल में सरकारी स्कूलों की, और क्यों सरकारी स्कूलों को हमारे देश में कमतर माना जाता है, इसके सिस्टम पे काफ़ी सवाल उठाया जाता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं इन स्कूलों, इन सार्वजनिक, इन सरकारी स्कूलों के माध्यम से, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर, लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी प्रश्न साझा कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा का तकनीकी शिक्षा का क्या मापदंड रहेगा, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरीके से चलेगा, वो सब देखता है। तो हाल ही में AICTE के द्वारा बीटेक प्रोग्राम्स को कुछ हमारी भारतीय भाषा में भी अभी लाने की परमिशन मिल गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे क्षेत्रीय भाषा और जो हमारे देश की भाषा है उनको बढ़ावा देने की बात की गई थी, तो हाल ही में कितनी लैंग्वेजेस को, कितनी नेटिव लैंग्वेजेस को, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक प्रोग्राम आने वाला है, आपको ये बताना है। आपका उत्तर ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी है 11। 4 या 6 या 8 या 11, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि अगर हम बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो सरकारी स्कूल्स है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा एक बड़ा उद्देश्य पाने के लिए, जो कि शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, ये लक्ष्य पाने के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स का यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से ये सपना पूर्ण किया जा सकता है, ये लक्ष्य किस तरीके से पाया जा सकता है, वो आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। अब बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर, जो कि भारत नेपाल बाढ़ प्रबंधन के बारे में है। तो हाल ही में देखें तो बिहार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट रिलीज करे बाढ़ से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड। पहला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है प्री फ्लड प्रिपेयर्डनेस, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2021। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है, ये जो क्षेत्रीय एडमिनिस्ट्रेशन है, क्षेत्रीय प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है हमारा, जो जिले का प्रशासन रहता है या क्षेत्रीय प्रशासन रहता, इनको बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लाए गए। तो समझ लेते हैं कि बिहार में जो फ्लड, जो बाढ़ की समस्या है, ये कितनी मौलिक है, कितनी गंभीर है। अगर हम देखें तो जो हमारे बिहार राज्य है उसका जो नॉर्थ पार्ट है, खासकर बिहार वैसे कंप्लीट राज्य फ्लड प्रोन इसे माना जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। उसमें भी जो उत्तरी भाग है बिहार का, जहाँ उसकी 76%, 76% पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी एन प्रेन प्रकारेण यहाँ पे बाढ़ से जूझती है। और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ों की बात करें तो ये 1978, 1987, 1998 और 2004 जिसमें 600 लोगों का लाइफ गया था, और 2007 ये कुछ वाक्य है जब बिहार में बहुत ज़्यादा इस स्तर की, बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड की बाढ़ आई थी, और इस क्षेत्र के पूरे लोगों को उसने किसी न किसी तरीके से अफेक्ट किया था। तो अगर हम देखें तो बिहार का जो नॉर्थ पार्ट है, जो उत्तरी हिस्सा है, ये नेपाल से लगा हुआ है। और नेपाल में आपको पता है, नेपाल हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेपाल में है, और इस हिमालय से ही बहुत सी नदियाँ निकलती है, जिसमें कोसी, गंडक, बिरही, बागमती, कमला बलान, महानदा और अधवरा, ये कुछ नदियाँ हैं जो कि नेपाल से होती हुई बिहार में आती है। और इन नदियों का जो कैचमेंट एरिया है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यहाँ ये 65% जो है वो नेपाल से आता है, जिसके चलते हुए जो नदियाँ बिहार में आती है बह के नेपाल से, इनका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके चलते बाढ़ देखने को मिलती है। तो क्या अभी तक नेपाल और भारत ने इस
चीज़ पर बैठ के कोई चर्चा नहीं करी है, कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो वो हम समझ लेते हैं 1937 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की गई थी नेपाल में डैम बनाने की, जिससे नेपाल को भी फायदा हो पाए और हमारे देश में, बिहार में ये समस्या नहीं देखने को मिले। उसके बाद में 1953 और 54 में भी कदम उठाए गए। 1954 में कोसी ट्रीटी साइन की गई, जिसके चलते हुए यहाँ पर तटबंध किए गए, जो नदियाँ आती हैं नेपाल से उसको तटबंध किया गया। अब यहाँ पर हुआ ये कि इसको मेंटेन लंबे समय तक नहीं किया गया, इसका रखरखाव लंबे समय से नहीं किया गया। इसके चलते हुआ ये कि जो तटबंध थे और नदियाँ थी, इसमें पत्थर, रेत और जो सेडिमेंट्स होते हैं ये सब जमा हो गए, जिससे नदियों का जो स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके अलावा ये भी देखने को मिला कि रिवर्स शिफ्ट होती रहती है समय समय पर। तो यहाँ पर रिवर करीब करीब जो पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर 100 किलोमीटर तक शिफ्ट हुई है। तो क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? सबसे पहले जो आपने नेपाल, क्योंकि यहाँ पर बात केवल एक देश की नहीं है, दोनों देशों के बीच से नदियाँ बहती है, तो ज़रूरी है कि हम नेपाल के साथ में वापस जल सहकारिता के माध्यम से यहाँ पर इस कॉमन गोल को एड्रेस करें कि कैसे नेपाल भी पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सके और हमारे देश में भी एकदम अत्यधिक मात्रा में बाढ़ का पानी या नदियों का पानी ना आए, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हुए कॉमन कॉज बना के हम यहाँ पर सहकारिता के माध्यम से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेटर अटेंशन इन नीडेड टू बी गिवन टू द क्लैमिटी एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन लाइफ्स। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम ये सब किसके लिए करना चाहते हैं, तो मनुष्य और जो जीवित प्राणी है इनके लिए हम ये कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जीवन है उसको सेंटर में लेकर उसको एक एम बना के, आपको केंद्र बिंदु बना के, यहाँ पे कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाते हैं तो वो आपको ये केंद्र बिंदु लेते हुए बनाना है। तो बिहार राज्य में कई नदियाँ आती है और इसके चलते ही यहाँ पे समय समय पर बाढ़ देखने को मिलती है। भले ही फिर वो गंडक हो, यहाँ पर कोसी हो, ये सब नेपाल से बहती हुई भारत में आती है, बिहार के उत्तरी भाग में आती है। इसके चलते हुए काफ़ी जो बड़े बड़े शहर है यहाँ पर वो भी जलमग्न हो जाते हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, जो कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, मतलब जो हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके बारे में बात करता है। तो पटना हाईकोर्ट ने काफ़ी एक दिलचस्प प्रश्न यहाँ पे पूछा था कि देश में कितने IAS और IPS ऑफिसर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो आंकड़े आए उसके अनुसार पता चला कि 51% स्टूडेंट जो है IAS और IPS ऑफिसर्स के ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनमें और 10% ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की सहायता दी जाती है जिन स्कूलों को, उनमें पढ़ते हैं। तो अपने आप में ये बताता है कि देश में जो हमारे, अगर हम समझे तो हमारे ज़िले में जो प्रमुख पोस्ट पे होते हैं IAS IPS, इनके बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे हमको मेजॉरिटी ऑफ नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्या इश्यू है, क्या चीज़ें हैं जिसके चलते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स को कोई भी पहले प्राथमिकता नहीं देता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि शिक्षकों की कमी है। उसके अलावा इसका जो फंक्शनिंग होता है गवर्नमेंट स्कूल्स का, ये भी रेगुलर नहीं होता है। इसमें भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 1 क्लास 2 क्लास सिर्फ एक ही कमरे में लग रही है, ये सब देखने को मिलता है। उसके अलावा इन स्कूलों में अगर हम देखें तो जो हमारे देश का निचला तबका है आर्थिक रूप से, वो इन स्कूलों में जाता है, क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं होते कि ये प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पर जो पुअर चिल्ड्रन हैं इनके पास में जो एक्स्ट्रा सपोर्ट जिसे ट्यूशन कहते हैं वो भी नहीं होता है। उसके अलावा इन्हें उनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना रहता है घर के कामों के लिए, और बहुत से मतलब समस्या इन्हें देखने को मिलती है। अगर हमारे देश में देखें तो यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं इनको भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा मिले, इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, शिक्षा का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। लेकिन उसके बाद में भी अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि 15% स्कूल ऐसे ही जो कि RTE की गाइडलाइंस को पालन ही नहीं करते हैं।
तो ज़रूरी है कि हमें ये कदम उठाने की भी आवश्यकता है। ये प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्राइवेट स्कूलों की चीज़ें हम गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं ला सकते हैं? इसके लिए तो कानूनी प्रावधान भी है कि आप बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटी करवाइए, डिस्कवरी और एक्टिविटी ऐसी करिए जो कि चाइल्ड सेंट्रिक हो, जो बच्चों को शिक्षा में उनका दिलचस्पी पैदा करे, उनका इंटरेस्ट पैदा करे। लेकिन फिर भी ये हमारे सरकारी स्कूलों में आते हुए नहीं दिखता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो लैंगिक अनुपात से अगर हम देखें तो कई बार देखने को मिलता है कि जब प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ती है लड़कियां, तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। उसके पीछे कारण ये होता है, एक तो इन्हें परिवहन की समस्या देखने को मिलती है, और दूसरी बात ये कि स्कूल काफ़ी दूर दराज रहता है इनके गांवों से, तो इसके चलते भी इनके घर पे, और अगर हमारे ग्रामीण एरिया में देखें तो लड़कियों को लेकर इतनी खुली सोच नहीं है। उसके अलावा एक और बात अगर हम समझे कि क्या किया जा सकता है यहाँ पर इन स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटर, और क्या ये गवर्नमेंट स्कूल सच में बेटर है, इस मॉडल को हम कैसे, हमारे जो शिक्षा का लक्ष्य है कि सब तक शिक्षा पहुँचे और पूरा देश शिक्षित हो, हमारे आगे आने वाली जनरेशन सारी शिक्षित हो, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या अच्छी बात है इन गवर्नमेंट स्कूल्स में। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम देखें तो बड़े तौर पे मदर टंग जो होती है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पे पढ़ाई होती है। अब हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस करा, 2-3 दिन पहले की बात है, कि इंजीनियरिंग, वेंकैया नायडू द्वारा लिखा गया था वो आर्टिकल, कि इंजीनियरिंग की शिक्षा अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होंगी। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम यूनिसेफ की भी रिपोर्ट माने और यूनिसेफ की भी अभी तक की जो अनुसंधान हुआ है ये माने, तो जब किसी बच्चे को उसकी क्षेत्रीय या मदर टंग में नॉलेज दिया जाता है तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई उसे एलियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हिंदी या जो क्षेत्रीय भाषा है, अगर उसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका नॉलेज बढ़ने में एज़ कम्पेयर टू जो एलियन लैंग्वेज है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इनका नॉलेज बढ़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल में अलग अलग सामाजिक और आर्थिक तबकों के लोग देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बच्चों का एक सर्वांगीण विकास होने में काफ़ी मदद मिलती है। उनको ये भी पता चलता है कि वो जिस सोसाइटी में आते हैं उसके अलावा भी डिफरेंट सोसाइटीज़ है, अलग अलग यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक तबकों से जब लोग आते हैं तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा विविधता मिलती है जो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो इनकी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी है तो ये सिक्योर होती है, इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, उसके साथ में सरकार द्वारा कई इनके पर्क्स भी दिए जाते हैं, उसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट भी इन्हें होते हैं। उसके अलावा मिड डे मील्स जो है, इसके माध्यम से कुपोषण की जो समस्या है हमारे देश में उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स ब्रांड देमसेल्व्स एज ए इंग्लिश मीडियम, लुक्स गुड्स टू द पेरेंट। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूलों का जो महत्व है वो भी लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने आप को एज ए इंग्लिश मीडियम ही ब्रांड करते हैं जो कि पेरेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर भले ही अब वो IAS IPS ऑफिसर लेवल के लोग भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी यही एक कारण। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का सबसे पहले हम ये अगर देखें तो कुछ स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है, जैसे फंक्शनल, इनका जो फंक्शनल मॉडल है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अगर टीचर्स नहीं है तो उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक माइक्रो प्लान हमें बनाने की आवश्यकता है हर स्कूल और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लेवल पे। उसके अलावा प्रोवाइड बेसिक नीड्स एंड इन्हांस रोल ऑफ लोकल बॉडीज़। तो जो हमारी लोकल बॉडीज़ है इनका महत्व बढ़ा सकते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पे ही उन स्कूलों को की निगरानी रख सकते हैं और अगर उनकी कोई ज़रूरत है, उनकी बेसिक नीड है तो उसको जल्द से जल्द पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक मोटा मोटा आर्टिकल रहा कि कैसे हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं हमारे पब्लिक एजुकेशन जो प्रणाली है, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, इसको हमारे देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आप चाहे तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को सिर्फ अगर आप ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहे तो वो आप हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पर सुन सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करना है और आप हमें वहाँ फॉलो करके हमसे कंटिन्यूसली जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।